एक जमाने में एक छोटी बच्ची रहा करती थी। उसका नाम था हाइडी। उसके माँ बाप के इंतकाल के बाद उसकी आंटी ने उसका ख्याल रखा। एक दिन वो हाइडी के साथ उसके दादाजी के पास उसको लेकर गई। दादाजी थोड़े गुस्से वाले बुजुर्ग थे और एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। हाइडी ने अपने दादा को जिंदगी में पहली बार देखा था। दूसरे शहर में नौकरी मिलने की वजह से आंटी ने हाइडी को उसके दादा के पास छोड़ दिया। हाइडी के दादा पहाड़ों के बीच पूरी दुनिया से अलग होके रहते थे। हाइडी को देखकर उसके दादा बहुत खुश हुए, लेकिन ये खुशी हाइडी को जताना नहीं चाहते थे। हाइडी के दादा ने कमरे में एक प्यारा सा बेड लगाया। हाइडी को उसके दादा बहुत पसंद आने लगे और हाइडी को पहाड़ों में बहुत सी खुशियां मिलने लगी। सुबह होते ही उसे दादा ने अपने बड़े से कुत्ते जोसेफ से मिलवाया। हाइडी को जोसेफ बहुत पसंद आया। एक दिन पहाड़ों में घूमते हुए उसे पीटर मिला। पीटर अपनी बकरियों को खाना खिला रहा था। मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हाँ, मैं कल ही यहाँ आई हूँ और यहाँ अपने दादा के साथ रहने वाली हूँ। अगले दिन वो दोनों एक साथ पहाड़ों में घूमने लगे। हाइडी की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। हाइडी को ये सब बहुत पसंद आया और उसने पीटर से बहुत कुछ सीखा। दादा भी बहुत खुश थे हाइडी को काम करते देखते हुए। रोजाना भाग भाग कर काम करते हुए हाइडी बहुत खुश थी और वो दादा के घर के काम भी करवाती थी। और उसका सबसे पसंदीदा काम उसके दादा के ओवन में डबल रोटी बेक करने का था। वो ब्रेड बेक कर कर पीटर की दादी के पास ले जाती थी और उसकी दादी उसको ताज़ा बकरी का दूध पिलाती थी। एक दिन गर्मी के बाद सर्दी का मौसम आ गया। जब पीटर स्कूल जाने लगा, हाइडी अकेली हो गई और बोर होने लगी। हाइडी बहुत अफसुर्दा थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी स्कूल जाने के लिए। एक दिन हाइडी के आंटी उसे शहर ले जाने के लिए वापस आ गईं। वो घर में ही अपनी तालीम हासिल करने जा रही थी। दादा को पहले तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि ये हाइडी के लिए बहुत अच्छी बात है ताकि वो अपनी तालीम पूरी तरह से हासिल कर सके। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, मुझे दादा के पास रहना है। पर उसके दादा ने उसे जाने का कहा और उसकी आंटी ने हाइडी से वादा किया कि हम कुछ ही दिनों में यहाँ वापस आ जाएंगे। हाइडी और उसकी आंटी बहुत लंबे सफर के बाद एक बहुत बड़े महल जैसे घर में पहुँचे। कितना बड़ा घर है, मैं यहाँ रहूंगी। हाइडी क्लैरा से मिली। क्लैरा चल नहीं सकती थी बचपन में एक हादसे की वजह से। आंटी हाइडी को यहाँ इसलिए लेकर आई थी ताकि क्लैरा को एक दोस्त मिल जाए। क्लैरा और हाइडी दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हाइडी के काम बहुत अलग थे और क्लैरा इसके मजे लेती थी। क्लैरा की दादी बहुत सख्त थी। जल्दी उठो सुस्त लड़कियों, पढ़ने का वक्त हो गया है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्लैरा की दादी हाइडी को बहुत कुछ सिखाना चाहती थी, जैसे कि बैठना, उठना और अच्छी तरीके से खाना खाना। और हाइडी कपड़े भी शहर वालों की तरह पहनने लगी, पर हाइडी को उन कपड़ों में आराम नहीं मिल रहा था। क्लैरा भी हाइडी को लिखना और दीगर चीजें सिखा रही थी। हाइडी को क्लैरा के साथ रहना तो पसंद आया, पर उसे पहाड़ों और अपने दादा की बहुत याद आ रही थी। इतनी याद आ रही थी कि वो सही से खाना भी नहीं खा रही थी। क्लैरा की दादी और उसके पापा को हाइडी के दुख का एहसास हुआ, तो उन्होंने ये तय किया कि वो उसको उसके दादा के पास भेज देंगे। लेकिन क्लैरा बहुत दुखी थी क्योंकि हाइडी जा रही थी। प्यार उसे कहते हैं जब हम किसी की खुशी के लिए कुछ भी कर लें। दादी ने ये कहा और यही अलविदा कहने का वक्त था।
जब हाइडी जा रही थी तो उसकी आंटी ने बताया कि अगले साल हाइडी दोबारा आएगी। खुशी खुशी पहाड़ियों में भागते हुए वो सबसे पहले पीटर के घर गई और क्लेरा का दिया हुआ बेड पीटर की दादी को दिया। उसने शहर के कपड़े उतारे और भागते भागते अपने दादा की तरफ जा पहुंची और वो दोनों बहुत खुश थे। थोड़े ही दिनों बाद हाइडी की खुशी रुक ना पाई जब उसे एक खत मिला कि क्लेरा उससे मिलने आ रही है। क्लेरा को पहाड़ और पीटर बहुत पसंद आए, पर पीटर थोड़ी सोच में पड़ गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हाइडी क्लेरा के साथ फिर शहर चली जाए। क्लेरा, हाइडी और पीटर तीनों बहुत मस्तियां करने लगे। पहाड़ों की ताजी हवा और फल क्लेरा के लिए बहुत कीमती थे। पीटर को क्लेरा से जलन होने लगी क्योंकि वो हाइडी की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। क्लेरा को कुर्सी पर बिठाना और घुमाना भी पीटर को पसंद नहीं था। एक दिन पीटर ने क्लेरा की व्हील चेयर पहाड़ों से नीचे फेंक दी। उसे लगा कि इससे सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसकी व्हील चेयर के बिना ताजी हवा के सहारे क्लेरा के अंदर चलने की ताकत आने लगी और वो हल्के हल्के चलने लगी हाइडी की मदद से। थोड़ी ही देर बाद वो बिना किसी सहारे के चलना शुरू हो गई। मैं चल सकती हूँ। ये हाइडी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। एक दिन क्लेरा की दादी और उसके पापा उसे देखने आए और उन्होंने क्लेरा को चलते हुए देखा और उनको ये यकीन नहीं हुआ। उन्होंने हाइडी और उसके दादा का बहुत शुक्रिया अदा किया और उसी वक्त पीटर को उसके किए का एहसास हुआ और उसने क्लेरा की व्हील चेयर फेंकने के लिए माफी मांगी। मैं आप सब लोगों से माफी चाहता हूँ, मैंने बहुत बुरा काम किया। हमने तुम्हें माफ किया है ना क्लेरा? तुमने गलत किया लेकिन इसकी वजह से क्लेरा चलना शुरू हो गई। सब खुशी से हंस पड़े। क्लेरा और उसके घर वालों ने ये वादा किया कि वो अगली गर्मियों में दोबारा आएंगे और वो सारे अपने अपने घर बहुत खुशी से रहने लगे। एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से शहर में एक खिलौने वाला रहता था जिसका नाम जिपेटो था। वो लकड़ी के खिलौने बनाकर बेचता था। उसे जिंदगी में सिर्फ एक ही दुख था कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। एक दिन जंगल में उसे एक पेड़ का तना मिला जो खिलौना बनाने के लिए सही था। बिल्कुल सही है ये लकड़ी, मैं इससे एक प्यारा सा पुतला बनाऊंगा। जिपेटो वो लकड़ी लेके अपनी वर्कशॉप की तरफ चल पड़ा। अपनी टेबल पे उसे रख के उससे पुतला बनाना शुरू किया। अचानक से कुछ अजीब सा हुआ। एक आवाज आई उस लकड़ी में से। पहले तो जिपेटो चौंक गया, पर उसे ऐसा लगा कि ये सिर्फ एक वहम था और उसने दोबारा पुतला बनाना शुरू कर दिया और फिर वही आवाज वापस आई। लगता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ और अब तो मेरे कान भी बजने लगे हैं। जिपेटो ने अपना काम जारी रखा। सबसे पहले पुतले का चेहरा बना, फिर उसके हाथ और पैर। जिपेटो का पुतला पूरा बन गया। उसे कुर्सी पर रख के उसने सफाई शुरू की। तभी उसे एक आवाज आई, हेलो। जिपेटो ने यहाँ वहां देखा, पर उसे पुतले के अलावा और कुछ नहीं दिखा, तो उसने अपना काम जारी रखा। थोड़ी देर में वो पुतला कुर्सी से नीचे कूदा और डांस करने लगा। ये देख के जिपेटो बहुत हैरान हो गया। अरे मैं क्या देख रहा हूँ, इस पुतले में तो जान है। ये कोई बच्चा तो नहीं था,
पर बच्चों की तरह ही हंसता बोलता और नाच रहा था। जिपेटो ने उसे उठाया। अब से तुम्हारा नाम पिनोकियो है मेरे बच्चे। जिपेटो और पिनोकियो खुशी से रहने लगे। पिनोकियो के स्कूल जाने का वक्त हो गया था, पर जिपेटो के पास उसकी स्टेशनरी के लिए पैसे नहीं थे। इसीलिए जिपेटो ने अपना कोट बेच के उसके पैसे पिनोकियो को दिए। पिनोकियो उन पैसों के साथ स्कूल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में सारे लोगों और दुकानों को देखते हुए अचानक उसे सामने एक जगह बहुत अजीब सी दिखी। क्या हो रहा है जानने के लिए वो थोड़ा आगे बढ़ने लगा और आसानी से आगे की तरफ पहुंच गया। उस पार एक छोटा सा रंग बिरंगी टेंट था, सर्कस टेंट। वहां पे एक जोकर टिकट लेने के लिए लोगों को बुला रहा था। पिनोकियो को देखना था कि अंदर है क्या, पर उस जोकर ने उसे रोक लिया और कहा, अंदर जाने के लिए पैसा लगता है। पिनोकियो को उन पैसों का ख्याल आया जो जिपेटो ने उसे स्कूल के लिए दिए थे। पैसे हैं मेरे पास। उसने वो पैसे निकाले और जोकर को दे दिए। टेंट के अंदर बहुत मजा आ रहा था। उसने वहाँ कुछ पुतले देखे जो स्टेज पे डांस कर रहे वाह, थे। ये दोनों भी लकड़ी के बने हुए हैं। पिनोकियो भी स्टेज पे चढ़कर उनके साथ डांस करने लगा, पर ये वहाँ खड़े लोगों को पसंद नहीं आया। सर्कस का मालिक जो ऊपर से इन पुतलों को डोरी से नचा रहा था, बड़ा खुश हुआ एक जिंदा पुतला देख के। अरे वाह, क्या बात है। बिना डोरी का पुतला, ये तो मुझे अमीर बना देगा, माला माल बना देगा। शो के खत्म होते ही उसने पिनोकियो को पकड़ा और एक पिंजरे में बंद कर दिया। पिनोकियो को बड़ा दुख हुआ कि उसने जिपेटो की बात नहीं सुनी और स्कूल नहीं गया, और वो रोने लगा। पिनोकियो को इस तरह रोते हुए देखकर एक परी वहां नमूदार हुई। तुम्हें अपने पापा की बात माननी चाहिए थी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, पर ये गलती तुम दोबारा मत करना। पिनोकियो बहुत खुश था। पर अब तो पैसे नहीं है मेरे पास, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? परी ने जादू किया और पिनोकियो के हाथ में पैसे आ गए। इन पैसों का गलत इस्तेमाल मत करना, अब सीधे स्कूल जाओ। परी ने उसे सर्कस से छुड़ा लिया। खुशी से गाते गाते पिनोकियो स्कूल की तरफ चल पड़ा। उसे इतनी खुशी में देखकर चालाक लोमड़ी और उसकी दोस्त बावली बिल्ली उसके रास्ते में आ गए और पिनोकियो से पैसे लेना चाहे। अरे भाई, इतने झूमते घूमते कहाँ जा रहे हो? मैं अपने लिए स्टेशनरी लेने जा रहा हूँ। अरे इतने से पैसे में स्टेशनरी कौन देगा मेरे भाई? मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। मुझे क्या करना होगा? हमें ये पैसे दे दो, हम इसे जादुई खेत में बो देंगे। फिर तुम्हारे पास भी अपने पैसों का अपना दरख्त होगा। जाके उसमें से पैसे तोड़ लिया करना। भोले भाले पिनोकियो ने लोमड़ी की बात मान के उसे पैसे दे दिए। पैसे लेके लोमड़ी और बिल्ली वहां से गायब हो गए। पिनोकियो को घबराया हुआ देख के परी फिर से आई। तुम अभी तक स्कूल नहीं पहुँचे? मैंने जो तुम्हें स्टेशनरी के लिए पैसे दिए थे वो कहाँ हैं? परी को मालूम था कि उसने पैसे लोमड़ी को दे दिए हैं। उसने पिनोकियो से कहा, मुझसे झूठ मत बोलना वरना मैं तुम्हें सजा दूंगी। फिर भी पिनोकियो ने झूठ बोला।
मैंने स्टेशनरी खरीद ली है और स्कूल में रख दी है। ऐसा बोलते ही पिनोकियो की नाक लंबी होने लगी। क्या तुम सच कह रहे हो? जैसे जैसे वो झूठ बोलता गया, उसकी नाक और लंबी होती गई। नाक इतनी लंबी हो गई थी कि अब सर हिलाना मुश्किल हो गया था। अरे अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? फिर उसने परी को सब कुछ सच सच बताया जो हुआ था। पिनोकियो ने सब कुछ सच सच बताया, इसीलिए परी ने उसकी नाक वापस सही कर दी। मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि तुमने सच कहा। जादू से उसने वो पैसे पिनोकियो को दे दिए जो लोमड़ी ने उससे लिए थे, और उसने उसे समझाया कि अब किसी की बातों में मत आना। पैसों को हाथ में लिए पिनोकियो गाते गाते फिर से आगे चलने लगा, और अब एक नई मुसीबत सामने आ गई। सर्कस का मालिक जिसने उसे कैद किया था वो वहीं खड़ा था। सर्कस वाला पिनोकियो से बहुत नाराज था क्योंकि वो वहां से भाग गया था। वो उसे पनिश करना चाहता था। उसने पिनोकियो को उठा के समंदर में फेंक दिया। पिनोकियो समंदर में गिरा तो सही, पर वो डूबा नहीं, वो ऊपर ही रहा क्योंकि वो लकड़ी का बना हुआ था। उसको ऊपर रहने में बड़ा मजा आ रहा था और उसने हाथ पांव चला के तैरना शुरू कर दिया और वो हल्के हल्के किनारे की तरफ जाने लगा। अरे, ये क्या हुआ? कहाँ हूँ मैं? पिनोकियो के सामने अचानक से बहुत अंधेरा आ गया। उसे इधर उधर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। असल में पिनोकियो को एक बड़ी सी मछली ने निगल लिया था और अब वो उसके पेट के अंदर था। दूसरी तरफ जिपेटो को पिनोकियो की फिक्र होने लगी और पिनोकियो को ढूंढने के लिए वो घर से बाहर निकला। पिनोकियो, पिनोकियो। आखिर में वो उस जगह पहुंचा जहां से पिनोकियो को नीचे गिराया गया था। वहां मछेरों से पूछा। एक मछेरे को पता था पिनोकियो के बारे में। उसने बोला कि वो समंदर में गिर गया था। जिपेटो ने उससे मदद मांगी। उन्हें मालूम था कि जिपेटो एक अच्छा इंसान है। वो जिपेटो की मदद करने के लिए तैयार हो गए। जिपेटो को उन लोगों ने एक छोटी सी कश्ती दी पिनोकियो को बचाने के लिए। जिपेटो पानी में आगे जाता रहा। अचानक से एक खतरनाक तूफान आने लगा। इस छोटी सी कश्ती से बड़ी बड़ी लहरों का सामना नहीं किया गया और वो डूब गई। और जिपेटो अचानक समुद्र के पानी में था। जिपेटो बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसे तैरना भी नहीं आता था। वो समुद्र की गहराइयों में जाने लगा। उसी वक्त जिस बड़ी मछली ने पिनोकियो को निगला था, उसी मछली ने जिपेटो को भी निगल लिया। जिपेटो उसके गले से निकल के सीधा उसके पेट में गया और उससे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उसे ये आवाज यकायक पहचान में आ गई। पिनोकियो, मेरे बच्चे, तुम मिल गए। मैं बहुत परेशान हो रहा था। अपने पापा की आवाज सुन के पिनोकियो रोते हुए उनसे गले लग गया। मुझे माफ कर दे पापा, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। मुझे माफ कर दे, अब से मैं आपकी सारी बात मानूंगा। ये देख के कि पिनोकियो इस बार सच में बुरा महसूस कर रहा था, परी ने उन दोनों को मछली के पेट से निकालकर सही सलामत किनारे पे पहुंचा दिया। उस दिन से पिनोकियो अक्लमंद हो गया और हमेशा अपने पापा की बात सुनने लगा। हर रोज वो स्कूल जाता और अपने पापा की मदद करता। परी ने देखा कि पिनोकियो ने अपने आप को इतना अच्छा बच्चा बनाया और परी ने उसे इनाम देने का सोचा। एक रात जब पिनोकियो सो रहा था, वो उसके पास आई और उस पे जादू किया। सुबह होते ही पिनोकियो स्कूल के लिए तैयार होने लगा।
उठते वक्त उसे महसूस हुआ कि कुछ बदला है। उसने अपने हाथ देखे, फिर बाकी जिस्म देखा। वो हैरान हो गया। वो अब लकड़ी का नहीं बल्कि वो अब सभी इंसानों की तरह था। वैसा ही जिस्म था। वो कूद के अपने पापा के पास गया। पापा पापा मुझे देखे। अपने बेटे को इंसान की तरह देखकर जेपेटो बहुत खुश हुआ। पिनोकियो, अब तुम मेरे असली बेटे हो। पापा और बेटा दोनों गले मिले, आंखों में खुशी के आंसू लिए। पिनोकियो ने फिर कभी झूठ नहीं बोला और उसकी नाक जैसी थी